70 लाख। ये आवाज़ जैसे ही हवा में गूंजी, जोया के पैरों के नीचे की ज़मीन जैसे हिल गई। उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वहाँ खड़े लोगों को उसके दर्द से कोई मतलब नहीं था। कोई 52 लाख बोल रहा था, कोई 60, और अब 70 लाख की बोली लग चुकी थी। ये कोई सामान नहीं था, ये बोली लग रही थी एक जिंदा लड़की की। जोया अपने ही घर के आंगन में खड़ी थी, लेकिन आज वो घर उसे अपना नहीं लग रहा था। जिस कमरे में उसके अब्बा की लाश पड़ी थी, उसी घर के दूसरे हिस्से में उसकी जिंदगी का सौदा हो रहा था। कुछ ही घंटे पहले उसके अब्बा ने दम तोड़ा था, कर्ज और बर्बादी के बोझ तले दबकर। उन्होंने लोगों से पैसे उधार लेकर एक छोटा सा कारखाना शुरू किया था। सपना था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मगर एक रात आग ने सब कुछ खाक कर दिया। उस हादसे के बाद जैसे उनकी उम्मीदें भी जल गईं, और फिर एक दिन उनका दिल भी हार गया। अब पीछे बची थी सिर्फ जोया, और उसका नाम कर्ज की लिस्ट में। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि नीलामी में खड़ी कोई चीज हो। उसकी आंखों में जो डर था वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। हर नजर में बस एक ही ख्वाहिश थी, हवस और लालच। तभी एक भारी आवाज आई, 70 लाख। भीड़ में खामोशी छा गई। 3 गिनती हुई और फैसला हो गया। जिस आदमी ने ये बोली लगाई थी वो करीब 60 साल का था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, होठों पर पान की लाली और आंखों में एक खतरनाक चमक। जोया का दिल डूब गया। वो आदमी आगे बढ़ा, पैसे गिने और बिना कुछ कहे उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि जोया दर्द से करा उठी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। घर के बाहर एक बड़ी काली गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और वो आदमी अंदर बैठ गया। उसने जोया को इशारे से बुलाया, बैठो। डर के मारे कांपती हुई जोया अंदर बैठ गई। दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी चल पड़ी। कुछ पल तक खामोशी रही, फिर वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ खिसक आया। जोया तुरंत पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। डर क्यों रही हो? वो आदमी हंसा। 70 लाख खर्च किए हैं मैंने तुम पर, अब वसूल भी करूंगा। ये सुनकर जोया की आंखें फैल गईं। उसकी आवाज कांप उठी, मुझे छोड़ दीजिए, खुदा के लिए मुझे अपनी बेटी समझ लीजिए। वो आदमी जोर से हंसा, बेटी? मैंने तुम्हें खरीदा है, समझी? उसने खिड़की से पान की पीक बाहर फेंकी और फिर जोया के और करीब आ गया। ड्राइवर भी रियर मिरर से उन्हें घूर रहा था। उसकी नजरें भी साफ बता रही थीं कि वो क्या सोच रहा है। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके कहा, मालिक, अगर आप चाहें तो। उस आदमी ने घूरा। क्या? ड्राइवर ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा, बस बाद में एक मौका मुझे भी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस बूढ़े ने गुस्से में चिल्लाकर उसे डांट दिया, चुप। गाड़ी चला। गाड़ी तेज हो गई। जोया का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। हर सेकंड उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान बिल्डिंग के सामने रुकी। वो आदमी उसे लगभग घसीटते हुए अंदर ले गया। दरवाजा खुलते ही जोया ठिठक गई। कमरे में कई लड़कियां थीं, कुछ सहमी हुई, कुछ बिल्कुल खामोश। कुछ मर्द भी इधर उधर खड़े थे। दीवारों पर कैमरे लगे थे। जोया के पैरों से जैसे ताकत निकल गई। नया माल लाए हो? किसी ने हंसते हुए कहा। उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन पहले मेरा नंबर है। जोया का गला सूख गया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मुझे जाने दो प्लीज, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसे एक कमरे की तरफ खींचा जा रहा था। तभी वो जोर से चिल्लाई और किसी तरह खुद को छुड़ाकर दरवाजे की तरफ भागी, और उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला। पुलिस! एक तेज आवाज गूंजी। कमरे में अफरा तफरी मच गई। दरवाजे पर खड़ा था एक नौजवान अफसर, कबीर राठौर। उसकी आंखों में सख्ती थी और आवाज में ऐसा रौब कि सब थम गए। जोया रोती हुई उसके पास भागी, मुझे बचा लीजिए। लेकिन कबीर ने उसे ध्यान से देखा और ठंडी आवाज में कहा, सबको हिरासत में लो। कुछ देर बाद सभी को थाने लाया गया। जोया को भी बाकी लड़कियों के साथ बैठा दिया गया। उसका दिल अभी भी डर से कांप रहा था। उसे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक लड़की ने उसके पास आकर धीरे से कहा, यहाँ भी ज्यादा उम्मीद मत रखना। जोया ने हैरानी से पूछा, क्यों? वो लड़की हल्का सा हंसी, ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी तुम सोचती हो। ये सुनकर जोया के अंदर फिर से डर बैठ गया। कुछ देर बाद एक सिपाही आया, चलो तुम्हारी बारी है। जोया कांपते हुए उठी और कबीर के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला। अंदर ठंडी हवा थी और सामने वही अफसर बैठा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, दरवाजा बंद करो। जोया वहीं रुक गई। सामने आओ, उसने फिर कहा। जोया धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। डर क्यों रही हो? कबीर ने पहली बार उसकी तरफ देखा। जोया की आवाज कांप रही थी, मुझे पता है आप क्या करेंगे। कबीर का माथा सिकुड़ गया। क्या मतलब? जोया ने डरते हुए कहा, मुझे सब पता है, यहाँ क्या होता है। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर कबीर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया था और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। जोया पीछे हटती गई, कमरे की दीवार से टकरा कर रुक गई और उसकी सांसें तेज हो गईं।
कबीर अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था और कहानी यहीं पर एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। कमरे की ठंडी हवा के बीच जोया दीवार से सटी खड़ी थी। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएंगी। सामने कबीर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और एक अजीब सा शक भी। क्या पता है तुम्हें? उसकी आवाज भारी थी। जोया ने कांपते हुए कहा, मुझे सब पता है। पुलिस वाले क्या करते हैं लड़कियों के साथ। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने एक कदम और आगे बढ़ाया, फिर अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी नजरें थोड़ी देर के लिए नीचे कर ली, जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हो। किसने कहा ये सब? उसने धीरे लेकिन सख्ती से पूछा। जोया की आंखों से आंसू गिरते रहे। वो एक लड़की जो मुझसे पहले अंदर गई थी, उसने कहा। कबीर ने मुट्ठी भींच ली। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन इस बार वो गुस्सा जोया पर नहीं, किसी और पर था। नाम क्या है उसका? जोया ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। कुछ सेकंड तक कबीर उसे देखता रहा, फिर उसने अपनी कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, बैठो। जोया हिचकिचाई, लेकिन धीरे धीरे जाकर सामने कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। अब साफ साफ बताओ, तुम वहां कैसे पहुंची? कबीर ने फाइल खोलते हुए पूछा। जोया ने अपने आंसू पोंछे और टूटी हुई आवाज में सब बताने लगी। अपने अब्बा, कर्ज, फैक्ट्री, आग और फिर खुद की बोली लगने तक। हर शब्द के साथ उसकी आवाज और भारी होती जा रही थी। कबीर चुपचाप सुनता रहा। बीच बीच में उसकी नजरें जोया के चेहरे पर टिक जाती, जहां डर, दर्द और सच्चाई एक साथ दिख रही थी। जब जोया चुप हुई तो कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। कबीर ने धीरे से फाइल बंद की। तो तुम्हें उस आदमी ने खरीदा? उसने कहा। जोया ने सिर झुका लिया। जी। कुछ पल बाद कबीर खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है ऐसे केस में सच्चाई ढूंढना आसान नहीं होता। जोया डर गई। मैं सच बोल रही हूँ। कबीर ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अगर तुम झूठ बोल रही होती तो अब तक मुझे पता चल चुका होता। ये सुनकर जोया थोड़ा चौंकी। उसके अंदर पहली बार हल्की सी उम्मीद जगी, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, एक कांस्टेबल अंदर आया। ऊपर से फिर कॉल आया है। कबीर ने चिढ़कर पूछा, अब क्या? सर, कहा है सबको छोड़ना पड़ेगा, वरना। कबीर की आंखों में गुस्सा भर गया। वरना क्या? कांस्टेबल चुप हो गया। कमरे में भारी खामोशी छा गई। कबीर ने कुछ सेकंड सोचा, फिर गुस्से में मेज पर हाथ मारा। ठीक है, जाओ, जो करना है करो। कांस्टेबल चला गया। जोया घबराकर खड़ी हो गई। मतलब हमें छोड़ देंगे? कबीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, एक थकान थी। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुरक्षित हो। जोया का दिल बैठ गया। बाहर जाओ, कबीर ने कहा। जोया धीरे धीरे बाहर निकली। थाने के बाहर अंधेरा था, सन्नाटा था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर बाद कबीर भी बाहर आया। उसने जोया को वहीं खड़े देखा। तुम अभी तक गई नहीं? उसने पूछा। जोया की आंखें खाली थीं। जाऊं कहाँ? ये सवाल सीधा कबीर के दिल में लगा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, चलो मेरे साथ आओ। जोया ने बिना कुछ सोचे उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक छोटे से घर के सामने रुकी। उतर जाओ, कबीर ने कहा। घर साधारण था लेकिन साफ सुथरा। अंदर हल्की सी रोशनी थी। मेरी माँ सो रही होंगी, कबीर ने धीरे से कहा। शोर मत करना। वो उसे अपने कमरे में ले गया। यहाँ सो जाओ, उसने सोफे की तरफ इशारा किया। जोया हिचकिचाई। आप? मैं यहीं हूँ, कबीर ने बिस्तर की तरफ इशारा किया। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो जोया ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो धीरे से सोफे पर बैठ गई। कबीर ने उसे एक कंबल दिया। सो जाओ, सुबह बात करेंगे। जोया ने कंबल ओढ़ लिया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसके दिमाग में दिन भर की सारी बातें घूम रही थी। नीलामी, वो आदमी, वो कमरा और अब ये अजनबी पुलिस वाला। कुछ देर बाद उसने देखा, कबीर सो चुका था। उसका चेहरा अब शांत था, गुस्सा कहीं नहीं था। जोया पहली बार थोड़ा सा रिलैक्स हुई और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। सुबह अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। कबीर, एक महिला की आवाज आई। जोया घबरा गई और जल्दी से उठी। दरवाजा खुला और सामने कबीर की माँ खड़ी थी। उनकी नजर जैसे ही जोया पर पड़ी, वो ठिठक गई। ये कौन है? उनकी आवाज सख्त हो गई। कबीर भी उठ चुका था। माँ, आप गलत समझ रही हैं। लेकिन जोया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने एक पल में फैसला किया। वो भागकर कबीर की माँ के पास गई और उनके गले लगकर रोने लगी। मुझे बचा लीजिए, आपके बेटे ने। कबीर के होश उड़ गए। ये क्या? लेकिन जोया रोती रही। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कमरे में जैसे तूफान आ गया। कबीर की माँ का चेहरा गुस्से से भर गया। कबीर, ये क्या सुन रही हूँ मैं? माँ, ये झूठ बोल रही है, कबीर चिल्लाया। लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। जोया के आंसू, उसके फटे कपड़े, उसके जख्म, सब उसकी कहानी को सच बना रहे थे। माँ ने सख्त आवाज में कहा, अगर ये सच है तो तुम्हें इससे शादी करनी होगी। ये सुनकर कबीर का खून खौल उठा। ये नामुमकिन है। कमरे में तनाव बढ़ता जा रहा था। जोया एक कोने में खड़ी थी, लेकिन उसके दिल में डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि उसने पहली बार अपनी किस्मत को खुद मोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये फैसला आने वाले वक्त में उसकी जिंदगी को और ज्यादा उलझाने वाला है। और कबीर,
वो अब सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं रह गया था, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। कमरे में जैसे हवा थम गई थी। कबीर गुस्से से जोया को देख रहा था और उसकी माँ शारदा देवी हैरानी और नाराजगी के बीच खड़ी थी। जोया उनके आंचल से चिपकी रो रही थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ डर नहीं था, एक मजबूरी थी, एक डरावना भविष्य था जिससे वो हर हाल में बचना चाहती थी। सच क्या है? शारदा देवी की आवाज अब पहले से धीमी लेकिन और ज्यादा खतरनाक हो गई थी। कबीर ने गहरी सांस ली। माँ, मैंने इसे सिर्फ बचाया है, बस। मैं इसे रात में अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए यहाँ ले आया। तो ये क्यों कह रही है कि तुमने? शारदा देवी ने बात अधूरी छोड़ दी। कबीर की नजरें अब जोला पर टिक गईं, क्योंकि ये डर गई है और शायद इसे लगता है कि ऐसे झूठ बोलकर ये खुद को बचा लेगी। जोया के आंसू एक पल को थम गए। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, शर्म, ग्लानि और उलझन भी थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ पल तक तीनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर शारदा देवी ने सख्ती से कहा, मुझे सच जानना है, अभी। जोया के होंठ कांपे। उसकी उंगलियां साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ चुकी थीं। उसे लगा अगर अभी उसने सच बोल दिया तो शायद उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा। और फिर वही अंधेरा, वही डर, वही लोग। उसने धीरे से कहा, मैं सच कह रही हूँ। कबीर ने आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को संभाल रहा हो। बस, वो अचानक चिल्लाया, अब बहुत हो गया। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि जोया सहम गई। माँ, आप मुझ पर भरोसा करती हैं या नहीं? कबीर ने सीधे पूछा। शारदा देवी चुप रही। उनकी आंखों में उलझन थी। अगर नहीं करती तो मैं कुछ भी कहूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कबीर ने थके हुए लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरे में सिर्फ जोया और शारदा देवी रह गईं। कुछ पल तक दोनों चुप रहीं। फिर शारदा देवी धीरे धीरे जोया के पास आईं। उन्होंने उसके चेहरे को गौर से देखा। आंसुओं से भीगा, डरा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई भी झलक रही थी। बेटी, उनकी आवाज अब नर्म थी। सच क्या है? ये शब्द सुनते ही जोया टूट गई। वो वहीं फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं झूठ बोल रही थी, उसने सिसकते हुए कहा। शारदा देवी एकदम चौंक गई। क्या? जोया ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। अपने अब्बा, कर्ज, नीलामी, वो आदमी, वो जगह, और फिर कैसे डर के कारण उसने झूठ बोल दिया। हर शब्द के साथ उसका दिल हल्का होता जा रहा था, लेकिन शर्म और बढ़ती जा रही थी। सब सुनने के बाद शारदा देवी कुछ देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जोया ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे डर लग रहा था। डर में इंसान गलत फैसले ले लेता है, लेकिन सच छुपाने से हालात और खराब हो जाते हैं, शारदा देवी बोली। जोया की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। अब क्या होगा? उसने डरते हुए पूछा। शारदा देवी ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, पहले तुम आराम करो, बाकी हम देख लेंगे। उधर कबीर बाहर बरामदे में खड़ा था। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसके दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, आपके बेटे ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने मुट्ठी भींच ली। मैंने इसकी जान बचाई और इसने, वो खुद से बुदबुदाया। तभी पीछे से शारदा देवी आईं। कबीर, उन्होंने पुकारा। कबीर ने बिना पलटे कहा, माँ, अगर आपको उस पर भरोसा है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे तुम पर भरोसा है, शारदा देवी ने शांत स्वर में कहा। कबीर पलटा। उसकी आंखों में हैरानी थी। तो फिर? उसने सब सच बता दिया है, शारदा देवी बोली। कबीर कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तो उसने मान लिया कि वो झूठ बोल रही थी? हाँ। कबीर ने गहरी सांस ली। उसके अंदर का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं गया। मुझे उससे बात करनी है, उसने कहा। कुछ देर बाद कबीर कमरे में आया। जोया कोने में बैठी थी, सिर झुकाए। उसकी आहट सुनकर भी उसने ऊपर नहीं देखा। कबीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्यों किया तुमने ऐसा? उसकी आवाज अब उतनी तेज नहीं थी, लेकिन सख्त जरूर थी। जोया की आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर मैंने ऐसा नहीं कहा तो आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे। और तुमने सोचा कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर तुम सुरक्षित हो जाओगी? कबीर ने पूछा। जोया चुप रही। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे इस एक झूठ से क्या हो सकता था? कबीर की आवाज में दर्द आ गया था। मेरी माँ, मेरी इज्जत, मेरा करियर, सब खत्म हो सकता था। जोया ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत मजबूर थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जो हो गया सो हो गया।
जोया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन एक बात याद रखना, कबीर ने कहा, अब से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। जोया ने धीरे से सिर हिला दिया। उसकी आंखों में पहली बार डर के साथ एक हल्की सी उम्मीद भी थी। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। शारदा देवी ने जोया को खाना दिया, उसके लिए साफ कपड़े निकाले। इतने दिनों बाद किसी ने उसे इंसान की तरह ट्रीट किया था। जोया हर चीज को चुपचाप देख रही थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये सब सच है। लेकिन उसके अंदर कहीं एक डर अभी भी जिंदा था। वो बूढ़ा आदमी, वो लोग, क्या वो सच में उसे यूं ही छोड़ देंगे? उधर कबीर अपने कमरे में फाइल देख रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ऊपर से फोन आया है, सबको छोड़ दो। उसने धीरे से फाइल बंद की। ये मामला इतना आसान नहीं है, उसने खुद से कहा। उसे साफ समझ आ रहा था कि इस केस के पीछे कोई बड़ा खेल है और जोया इस खेल की सिर्फ एक मोहरा थी। लेकिन अब वो मोहरा अब उसके घर में थी और इसका मतलब था खतरा अभी टला नहीं था, बल्कि अब वो और करीब आ चुका था। रात फिर से उतर चुकी थी। घर के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर तीनों लोगों के दिलों में अलग अलग तूफान चल रहे थे। जोया बिस्तर के किनारे बैठी थी। हाथों में पकड़ा हुआ दुपट्टा वो बार बार मरोड़ रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर था। हर छोटी सी आहट पर उसका दिल धड़क उठता। उसे बार बार वही चेहरा याद आ रहा था, वो बूढ़ा आदमी, उसकी घूरती हुई आंखें, उसकी सख्त पकड़। क्या वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा? ये ख्याल आते ही उसका शरीर कांप गया। उधर दूसरे कमरे में कबीर जाग रहा था। टेबल पर रखी फाइल खुली हुई थी, लेकिन उसकी नजरें कागजों पर नहीं, शून्य में टिकी थीं। ऊपर से फोन आया था। वो बुदबुदाया, कोई तो है जो इन सबको बचा रहा है। उसने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो राहुल, उसने धीमी आवाज में कहा। हाँ सर, उधर से जवाब आया। मुझे उस केस की पूरी डिटेल चाहिए, खासकर उस बूढ़े आदमी की। सर, वो बहुत पावरफुल है, ऊपर तक पहुंच है उसकी, राहुल ने झिझकते हुए कहा। कबीर की आंखों में सख्ती आ गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सच चाहिए। फोन कट गया। कबीर कुर्सी पर पीछे झुक गया। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये लड़ाई है, उसने खुद से कहा। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। जोया की आंख शायद कुछ देर के लिए लगी थी, लेकिन हल्की सी आवाज से वो फिर जाग गई। दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आहट थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कहीं वो लोग तो नहीं, उसने डरते हुए सोचा। तभी दरवाजा धीरे से खुला। जोया सहम गई, लेकिन अंदर शारदा देवी थी। डर गई, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जोया ने धीमे से सिर हिला दिया। शारदा देवी उसके पास बैठ गईं। अब तुम यहाँ सुरक्षित हो, लेकिन डर को दिल से निकालना होगा। जोया की आंखें भर आईं। मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश नहीं, भरोसा करो, शारदा देवी ने उसका हाथ थामते हुए कहा। इतने में कबीर भी कमरे में आया। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। स्पष्ट था कि वो पूरी रात नहीं सोया। हमें जल्दी निकलना होगा, उसने सीधा कहा। जोया चौंकी। कहाँ? शेल्टर होम, कबीर ने जवाब दिया। वहां तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगी। जोया के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, उसने धीरे से कहा। कबीर ने भौहें सिकोड़ ली। क्यों? जोया की आवाज कांप गई। वहां मुझे डर लगता है, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो। कबीर कुछ पल चुप रहा। उसे समझ आ रहा था कि जोया क्यों डर रही है। तो फिर? जोया ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ? कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने शारदा देवी की तरफ देखा। शारदा देवी ने गहरी सांस ली। अगर ये सच में मुसीबत में है तो हमें मदद करनी चाहिए। कबीर ने माथा पकड़ लिया। माँ, ये इतना आसान नहीं है, उसने कहा। जिससे ये भाग कर आई है वो लोग खतरनाक हैं। तो क्या इसे फिर उसी नर्क में भेज दोगे? शारदा देवी ने पलटकर पूछा। कबीर चुप हो गया। उसने जोया की तरफ देखा, डरी हुई, टूटी हुई, लेकिन उम्मीद से भरी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन कुछ नियम होंगे। जोया की आंखों में हल्की सी चमक आई। मैं सब मानूंगी। पहला, तुम बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। दूसरा, जो भी मैं पूछूं सच सच बताओगी। और तीसरा, अगर मुझे जरा भी शक हुआ तो मैं तुम्हें खुद शेल्टर होम छोड़ आऊंगा। जोया ने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। जोया अब घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाने लगी थी। शारदा देवी उससे बात करती, उसे समझाती, जैसे वो उनकी अपनी बेटी हो। लेकिन अंदर ही अंदर डर अभी भी जिंदा था। हर बार जब दरवाजे पर दस्तक होती, जोया का दिल रुक सा जाता। उधर कबीर अपने काम में और ज्यादा डूब गया था। वो लगातार उस केस की तह तक जाने की कोशिश कर रहा था।
एक दिन उसे राहुल का फोन आया। सर, मैंने पता लगाया है। राहुल की आवाज में घबराहट थी। क्या? कबीर तुरंत चौकन्ना हो गया। वो बूढ़ा आदमी सिर्फ एक खरीदार नहीं है, राहुल बोला। मतलब? सर, वो एक बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा नाम है। कबीर की सांसें तेज हो गईं। कौन? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद राहुल ने कहा, सर, वो नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सीधे बोलो। कबीर गरजा। राहुल की आवाज धीमी हो गई। आईजी साहब। ये सुनते ही कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। फोन उसके हाथ से लगभग छूट गया। मतलब? उसने धीरे से कहा। ऊपर से जो फोन आया था? जी सर, सब कुछ वही संभाल रहे हैं। कबीर की आंखों में गुस्सा और हैरानी एक साथ उभर आई। अब उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ एक केस नहीं, ये सिस्टम के खिलाफ जंग है। उधर घर में जोया खिड़की के पास खड़ी थी। सड़क पर नजर डालते हुए अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने देखा, सड़क के उस पार एक काली गाड़ी खड़ी थी और उसमें बैठा एक आदमी उसे घूर रहा था। वही नजर, वही ठंडापन। जोया का दिल जैसे रुक गया। वो यहां तक पहुंच गए। उसके होंठ कांप उठे। उसके हाथ से गिलास गिर गया। आवाज सुनकर शारदा देवी दौड़ी आईं। क्या हुआ? जोया ने कांपते हुए बाहर इशारा किया, लेकिन जब तक वे खिड़की तक पहुंची, गाड़ी जा चुकी थी। अब सड़क फिर से खाली थी, लेकिन जोया के अंदर का डर अब पहले से कई गुना बढ़ चुका था। उसी समय दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। तीनों के दिल एक साथ धड़क उठे। कबीर भी अंदर आ चुका था। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा और एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था, अब जो भी बाहर है वो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। थड़ थड़ थड़। जोया का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। वो शारदा देवी के पीछे खड़ी हो गई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कबीर ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। बाहर दो पुलिस वाले खड़े थे। एक पल के लिए कमरे का तनाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन कबीर की भौहें से कुड़ गईं। सर, उनमें से एक ने सलाम करते हुए कहा, आपको तुरंत हेडक्वार्टर बुलाया गया है। किसने? कबीर ने सीधा सवाल किया। आईजी साहब ने, जवाब आया। ये नाम सुनते ही कबीर की आंखों में वही सख्ती लौट आई। अभी? उसने पूछा। जी सर, तुरंत। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा। उसे समझ आ गया था कि अब खेल और गहरा हो चुका है। ठीक है, मैं आता हूं, उसने कहा। पुलिस वाले चले गए। दरवाजा बंद होते ही जोया ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? कबीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ था। कुछ नहीं, मुझे जाना होगा, उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन जोया बोलते बोलते रुक गई। कबीर ने सख्त लहजे में कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, किसी के लिए भी नहीं, समझी? जोया ने तुरंत सिर हिला दिया। कबीर के जाते ही घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। शारदा देवी किचन में चली गईं, लेकिन उनकी नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। उधर जोया खिड़की के पास खड़ी थी। वही सड़क, वही डर। हर गुजरती गाड़ी उसे उसी काली गाड़ी जैसी लग रही थी। उसका दिल बार बार कह रहा था, कुछ होने वाला है। उधर हेडक्वार्टर। कबीर तेज कदमों से अंदर गया। आईजी का ऑफिस सामने था। दरवाजा खुला और अंदर वही आदमी बैठा था जिसकी चर्चा अभी कुछ देर पहले हुई थी। उसकी उम्र 55 के आसपास थी। चेहरे पर सख्त मुस्कान, आंखों में चालाकी। आइए कबीर, उसने आराम से कहा, आपका ही इंतजार था। कबीर ने सलाम किया। सर, आपने बुलाया? आईजी कुर्सी पर पीछे झुक गया। सुना है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इन दिनों। कबीर ने सीधे जवाब दिया, सर, ड्यूटी है। ड्यूटी? आईजी हल्का सा हंसा। या कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं? कमरे में एक अजीब सा तनाव फैल गया। कबीर समझ गया, ये सीधा वार है। सर, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, उसने शांत रहते हुए कहा। आईजी की आंखें सिकुड़ गईं। काम या सिस्टम से टकराने की कोशिश? कबीर चुप रहा। देखिए कबीर, आईजी ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, हर चीज की एक सीमा होती है और आपको अपनी सीमा में रहना चाहिए। और अगर सच सीमा के बाहर हो तो? कबीर ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आईजी कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। आप बहुत बहादुर बन रहे हैं, उसने कहा, लेकिन याद रखिए, बहादुरी और बेवकूफ़ी में बस एक कदम का फर्क होता है। कबीर ने कुछ नहीं कहा। आप उस केस से दूर रहेंगे, आईजी ने साफ आदेश दिया
और जो लोग पकड़े गए थे उन्हें भूल जाएंगे। सर, कबीर बोलना चाहता था। ये आदेश है। आईजी ने उसकी बात काट दी। कुछ पल की खामोशी के बाद कबीर ने धीमे से कहा, जी सर। लेकिन उसकी आंखों में साफ था, वो मानने वाला नहीं है। उधर घर में शाम होने लगी थी। अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। जोया अब और ज्यादा बेचैन हो चुकी थी। कबीर अभी तक क्यों नहीं आया, वो बार बार खुद से कह रही थी। तभी अचानक ठक ठक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। जोया का दिल धक से रह गया। शारदा देवी ने उसकी तरफ देखा। दोनों की सांसें रुक गईं। दरवाजा मत खोलना, जोया ने फुसफुसा कर कहा। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज। कौन है? शारदा देवी ने डरते हुए पूछा। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा। फिर अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से हिला। जोया चीख पड़ी, वो लोग हैं। शारदा देवी घबरा गईं। हे भगवान! दरवाजा फिर जोर से हिला। लग रहा था जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जोया पीछे हटती गई। उसकी आंखों के सामने वही पुराना डर जिंदा हो गया था। तभी गाड़ी की आवाज आई, ब्रेक की तेज चीख, और अगले ही पल रुको, किसी की तेज आवाज गूंजी। दरवाजे की धमक बंद हो गई। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर बाहर हलचल की आवाजें आने लगी। जोया और शारदा देवी डरते डरते दरवाजे के पास गईं। धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कबीर खड़ा था। उसके साथ 2 पुलिस वाले और थे, और सामने 2 आदमी जमीन पर दबे हुए थे। जोया के पैर कांप गए। यही थे, उसने धीरे से कहा। कबीर ने उसकी तरफ देखा। मैं जानता था। उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? उसने उन आदमियों से पूछा, लेकिन वे चुप रहे। कबीर ने सख्ती से कहा, ले जाओ इन्हें। पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ले गए। कबीर अंदर आया। तुम ठीक हो? उसने जोया से पूछा। जोया ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके आंसू फिर बहने लगे। ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, उसने टूटती आवाज में कहा। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अब मैं भी इन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, जंग। रात गहराती जा रही थी, लेकिन इस बार डर के साथ साथ एक फैसला भी जन्म ले चुका था। कबीर अब पीछे हटने वाला नहीं था, और जोया, वो अब सिर्फ एक शिकार नहीं रही, बल्कि उस सच्चाई की चाबी बन चुकी थी जो बहुत बड़े लोगों को बेनकाब करने वाली थी। रात गहरा चुकी थी, लेकिन कबीर की आंखों में नींद का नाम नहीं था। घर के बाहर पुलिस की गाड़ी थोड़ी देर पहले ही उन आदमियों को लेकर जा चुकी थी, लेकिन उनके कदमों की आवाज जैसे अभी भी दीवारों में गूंज रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, और उसी रोशनी में जोया एक कोने में बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए, जैसे खुद को समेट लेने की कोशिश कर रही हो। कबीर कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक केस नहीं, एक इंसान की जिंदगी है जो हर पल टूटने के कगार पर है। डरो मत, उसने धीमी आवाज में कहा। जोया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा और डर दोनों थे। मैं हूं यहाँ, कबीर ने कहा। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। ये सुनकर जोया की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार उनमें थोड़ा सा सुकून भी था। अगली सुबह कबीर जल्दी उठ गया। उसने वर्दी पहनी, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग ही सख्ती थी। टेबल पर वही फाइल पड़ी थी, वही केस, वही लोग। उसने फाइल उठाई और जोर से बंद कर दी। अब ये खत्म करना ही होगा, उसने खुद से कहा। उधर किचन में शारदा देवी चाय बना रही थी। जोया भी उनके साथ खड़ी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर थोड़ी सी शांति थी। बेटी, शारदा देवी ने धीरे से कहा, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, वरना वो तुम्हें जीने नहीं देगा। जोया ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं कोशिश कर रही हूँ। तभी कबीर अंदर आया। माँ, मैं थाने जा रहा हूँ, उसने कहा। फिर उसने जोया की तरफ देखा। तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। जोया ने बिना सवाल किए सिर झुका दिया। जी। थाने में कबीर सीधे इंटेरोगेशन रूम में गया। कल पकड़े गए दोनों आदमी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन आंखों में अभी भी जिद थी। कबीर धीरे धीरे उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अब बोलोगे या मैं बुलवाऊं? उसकी आवाज ठंडी थी। दोनों चुप रहे। कबीर ने मेज पर जोर से हाथ मारा। किसके कहने पर आए थे? एक आदमी ने नजरें चुरा ली। हमें कुछ नहीं पता। कबीर ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, ठीक है, फिर धीरे धीरे याद दिलाते हैं। उसने सिपाही को इशारा किया। कमरे का माहौल भारी हो गया। कुछ देर की सख्ती के बाद आखिर एक आदमी टूट गया। हम सिर्फ काम करते हैं, उसने डरते हुए कहा। किसके लिए? कबीर झुककर बोला। उस आदमी के होंठ कांपे। मलिक साहब के लिए। कौन मलिक? कबीर ने पूछा। आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा,
वही जिसने लड़की को खरीदा था। कबीर की आंखों में चमक आई और उसके पीछे उसने तुरंत पूछा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर चुप हो गए। कबीर समझ गया, ये लोग सीधे नाम नहीं लेंगे। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। लेकिन उसके दिमाग में अब एक तस्वीर साफ होने लगी थी। उधर घर में जोया अकेली कमरे में बैठी थी। शारदा देवी मंदिर में पूजा कर रही थी। घर शांत था, लेकिन उसके दिल में हलचल थी। वो खिड़की के पास गई, धीरे से पर्दा हटाया। सड़क खाली थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। वो एकदम से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मैं बेवजह डर रही हूँ, उसने खुद को समझाया। तभी उसका फोन, जो कबीर ने उसे दिया था, बजा। अनजान नंबर। उसने हिचकिचाते हुए कॉल उठाई। हेलो। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर एक भारी आवाज आई। भाग सकती हो, छुप सकती हो, लेकिन बच नहीं सकती। जोया के हाथ कांप गए। कौन बोल रहा है? फोन कट गया। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत कबीर को कॉल किया। हेलो कबीर। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ? कबीर ने तुरंत पूछा। जोया ने सब बता दिया। कुछ पल के लिए फोन पर सन्नाटा छा गया। फिर कबीर की आवाज आई, दरवाजा बंद करो और किसी के लिए मत खोलना, मैं अभी आता हूँ। करीब 20 मिनट बाद कबीर घर पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फोन कहाँ है? उसने पूछा। जोया ने फोन पकड़ाया। कबीर ने नंबर चेक किया। अनजान, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं छुपेगा। उसने गहरी सांस ली, फिर जोया की तरफ देखा। अब ये खेल खुलकर खेला जाएगा। जोया डर गई। मतलब? कबीर ने सख्त आवाज में कहा। अब हम छुपेंगे नहीं, बल्कि इन्हें सामने लाएंगे। रात फिर से ढलने लगी, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। अब डर के साथ साथ तैयारी भी थी। सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली थी, और जो नाम अब तक परछाइयों में छुपा था, वो बहुत जल्द उजाले में आने वाला था। घर के अंदर अब पहले जैसी खामोशी नहीं थी। अब हर चीज में एक अनदेखा डर शामिल हो चुका था। कबीर खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसकी आंखें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन उसका दिमाग बहुत दूर कहीं चल रहा था, उस नेटवर्क तक, उस नाम तक जिसे सब छुपा रहे थे। पीछे जोया चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। फोन कॉल की वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। बच नहीं सकती। कबीर, उसने धीरे से पुकारा। कबीर ने बिना मुड़े कहा, हाँ। अगर वो लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो क्या हम सच में सुरक्षित हैं? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, सुरक्षित? शायद नहीं। जोया का दिल बैठ गया, लेकिन कबीर ने पलटकर उसकी तरफ देखा। डरकर भागने से बेहतर है लड़ना। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जो जोया ने पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन कबीर ने एक प्लान तैयार किया। वो जानता था कि सीधे बड़े लोगों तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन उनके छोटे लोगों को पकड़कर सच्चाई निकाली जा सकती है। हमें उन्हें बाहर लाना होगा, उसने खुद से कहा। उसने राहुल को बुलाया। सर, राहुल कमरे में आया। जो आदमी हमने पकड़े थे, उन्हें छोड़ दो, कबीर ने कहा। राहुल चौंक गया। क्या? हाँ, लेकिन चुपचाप, कबीर बोला, और उनके पीछे हमारे लोग लगाएंगे। राहुल समझ गया। मतलब? हम उन्हें फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली, कबीर ने कहा। वो हमें खुद अपने बॉस तक ले जाएंगे। उधर घर में जोया अब थोड़ी संभलने लगी थी। शारदा देवी उसे समझा रही थी, बेटी, जिंदगी में हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता, कभी ना कभी सुबह जरूर होती है। जोया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर बाकी था। अगर सुबह आने से पहले ही सब खत्म हो गया तो? उसने धीरे से कहा। शारदा देवी ने उसका हाथ थाम लिया। जब तक उम्मीद है, कुछ भी खत्म नहीं होता। शाम होते होते कबीर का प्लान काम करने लगा। राहुल का फोन आया। सर, हमने उन दोनों को छोड़ दिया है और हमारे लोग उनके पीछे हैं। गुड, कबीर ने कहा। हर मूवमेंट की अपडेट देना। रात 9 बजे फोन फिर बजा। सर, राहुल की आवाज तेज थी। वो लोग एक पुराने गोदाम की तरफ जा रहे हैं, लोकेशन भेजो, कबीर तुरंत बोला। कुछ ही सेकंड में लोकेशन आ गई। कबीर ने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया। आज रात सब खत्म करेंगे। उधर घर में जोया बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। कबीर कब आएगा? उसका दिल घबरा रहा था। तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। जोया का दिल जोर से धड़कने लगा। आंटी, शारदा देवी ने जवाब दिया। घबराओ मत, शायद बिजली गई है। लेकिन तभी खिड़की के बाहर हल्की सी आहट हुई।
जोया धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही उसने पर्दा हटाया उसकी चीख निकल गई। बाहर एक आदमी खड़ा था, काली टोपी, चेहरा आधा ढका हुआ और उसकी आंखें सीधे जोया पर टिकी थीं। उधर गोदाम के पास कबीर और उसकी टीम पहुंच चुकी थी। जगह सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा। सब सावधान, कबीर ने इशारा किया। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। अंदर से हल्की आवाजें आ रही थीं। कबीर ने दरवाजे के पास पहुंचकर इशारा किया और अगले ही पल पुलिस। दरवाजा तोड़कर सब अंदर घुस गए। अंदर कई लोग मौजूद थे। कुछ भागने लगे, कुछ छुपने लगे, लेकिन पुलिस ने सबको घेर लिया। कबीर की नजर एक शख्स पर जाकर रुकी, वही बूढ़ा आदमी जिसने जोया को खरीदा था। उसकी आंखों में अब घबराहट थी। भागने की कोशिश मत करना, कबीर ने सख्ती से कहा। वो आदमी हंस पड़ा। तुम सोचते हो तुम जीत जाओगे? कबीर उसके करीब आया। आज नहीं तो कभी नहीं। उधर घर में जोया और शारदा देवी कमरे में बंद थीं। बाहर से कदमों की आवाज आ रही थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, एक भारी आवाज आई। जोया का दिल जैसे रुक गया। कबीर, उसने धीरे से कहा, लेकिन आवाज फिर आई। दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। अब साफ था वो कबीर नहीं था। उधर गोदाम में कबीर ने उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। अब बोल, उसने गुस्से में कहा। कौन है तुम्हारे पीछे? वो आदमी मुस्कुराया। तुम सच जानना चाहते हो? कबीर ने उसकी कॉलर पकड़ ली। हाँ। वो आदमी धीरे से उसके कान के पास झुका और एक नाम लिया, वही नाम जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। उधर घर में दरवाजा जोर से हिल रहा था। धड़ धड़ धड़। जोया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए शारदा देवी का हाथ पकड़ लिया और तभी दरवाजा जोर से टूट गया। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ टूटकर अंदर गिरा। लकड़ी के टुकड़े फर्श पर बिखर गए और उसी धूल के बीच दो साए धीरे धीरे कमरे के अंदर दाखिल हुए। जोया का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने शारदा देवी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। पीछे हटो, शारदा देवी ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उनकी आंखों में अपने बेटे और इस लड़की के लिए एक अजीब सा साहस भी था। उन आदमियों में से एक ने दरवाजे के टूटे हुए हिस्से को लात से हटाया और अंदर कदम रखा। बहुत छुपा लिया, उसकी भारी आवाज कमरे में गूंज गई। जोया की सांसें रुक गईं। ले चलो इसे, दूसरे आदमी ने कहा। जोया पीछे हटती गई जब तक कि दीवार से नहीं टकरा गई। नहीं, प्लीज, उसकी आवाज टूट रही थी। शारदा देवी उसके आगे आकर खड़ी हो गई। किसी को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। उन आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हंस पड़े। बूढ़ी औरत, हट जा रास्ते से, एक ने कहा, लेकिन शारदा देवी अपनी जगह से नहीं हटी। उसी पल, रुको, एक तेज आवाज गूंजी। दोनों आदमी चौंक कर पीछे मुड़े। दरवाजे पर कबीर खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। उसके पीछे दो पुलिस वाले भी थे। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा, कबीर ने सख्त आवाज में कहा। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। दोनों आदमी कुछ सेकंड तक जमे रहे, फिर अचानक भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। जोया वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे अभी अभी मौत की मुंह से वापस आई हो। कबीर तेजी से उसके पास आया। तुम ठीक हो? जोया कुछ बोल नहीं पाई, बस रोते हुए सिर हिला दिया। कुछ देर बाद घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होने लगे थे। दोनों हमलावरों को ले जाया जा चुका था। अंदर माहौल अभी भी भारी था। शारदा देवी कुर्सी पर बैठी थी, उनके हाथ कांप रहे थे। कबीर चुपचाप खड़ा था, उसकी नजर जोया पर थी। अब ये लोग सीधे घर तक पहुंच गए हैं, उसने धीमे से कहा। मतलब मामला बहुत बड़ा है। जोया ने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? कबीर ने गहरी सांस ली। अब हम छुप कर नहीं, खुलकर लड़ेंगे। उधर उसी रात थाने में उस बूढ़े आदमी से पूछताछ जारी थी। कबीर सामने बैठा था। तुमने नाम लिया था, उसने सख्ती से कहा। अब पूरा सच बोलो। वो आदमी हंस पड़ा। तुम्हें लगता है तुम कुछ कर लोगे? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कोशिश जरूर करूंगा। वो आदमी झुककर बोला, जिस नाम को तुम पकड़ना चाहते हो वो तुम्हारे बस से बाहर है। कबीर ने उसकी कॉलर पकड़ ली। नाम? वो आदमी मुस्कुराया और फिर बोला, विक्रांत मल्होत्रा। कबीर का हाथ वहीं रुक गया। ये नाम शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का था और राजनीति में भी उसकी गहरी पकड़ थी। कबीर की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। अब सब कुछ साफ हो चुका था। उधर घर में जोया खिड़की के पास बैठी थी। बाहर सुबह होने लगी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी अंधेरा था। कबीर धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना होगा, उसने कहा। जोया ने उसकी तरफ देखा। आप भी मुझे छोड़ देंगे? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, छोड़ नहीं रहा, बचा रहा हूँ। जोया की आंखें भर आईं। मुझे डर लगता है अकेले, कबीर ने पहली बार नरम आवाज में कहा। अब तुम अकेली नहीं हो। ये सुनकर जोया चुप हो गई। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा भरोसा जगा।
लेकिन उसी वक्त कबीर का फोन बजा। उसने कॉल उठाई। हेलो। उधर से आवाज आई, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कबीर। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। कौन? आवाज आई, जिस आग से खेल रहे हो वो तुम्हें भी जला देगी। कॉल कट गया। कबीर समझ गया ये सीधी धमकी थी और अब असली जंग शुरू हो चुकी थी। घर के अंदर जोया खामोश बैठी थी और कबीर खिड़की के बाहर देख रहा था। दोनों जानते थे अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन घर के अंदर किसी को भी सुकून महसूस नहीं हो रहा था। कबीर पूरी रात जागा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह सतर्क था। टेबल पर फैली फाइलें, फोन कॉल्स की लिस्ट और कुछ नए नोट्स सब इस बात का संकेत दे रहे थे कि मामला अब बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है। विक्रांत मल्होत्रा, ये नाम उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। एक ऐसा आदमी जिसके खिलाफ सीधे खड़ा होना मतलब खुद को खतरे में डालना। लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उधर जोया, वो चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। कल रात जो हुआ उसने उसके डर को और गहरा कर दिया था। अगर वो फिर आ गए तो, उसने धीरे से खुद से कहा। तभी कबीर उसके पास आया। तैयार हो जाओ, उसने कहा। जोया ने हैरानी से पूछा, कहाँ जाना है? यहाँ से निकलना होगा, कबीर ने साफ कहा। अब ये जगह सुरक्षित नहीं है। जोया का दिल बैठ गया। कहाँ जाएंगे? कबीर ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, एक जगह है जहाँ कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता। कुछ देर बाद एक साधारण सी कार शहर की भीड़ से दूर निकल रही थी। कबीर ड्राइव कर रहा था और जोया बगल में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। हर गुजरती सड़क, हर मोड़ जैसे उसे उसकी पुरानी जिंदगी से और दूर ले जा रहा था। डर लग रहा है? कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। जोया ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ। कुछ पल की खामोशी के बाद कबीर बोला, डर होना बुरा नहीं है, लेकिन डर के सामने झुकना गलत है। जोया ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे लगा ये आदमी सिर्फ सख्त पुलिस वाला नहीं, बल्कि अंदर से बहुत मजबूत इंसान है। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी एक पुराने शांत इलाके में रुकी। वहाँ एक छोटा सा घर था, साधारण लेकिन सुरक्षित। ये मेरे दोस्त का घर है, कबीर ने कहा। वो अभी शहर से बाहर है, तुम यहाँ कुछ दिन रह सकती हो। जोया ने धीरे से पूछा, और आप? कबीर ने जवाब दिया, मुझे वापस जाना होगा। जोया की आंखों में डर फिर लौट आया। मत जाइए। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं नहीं गया तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। जोया समझ गई, ये लड़ाई जरूरी है। घर के अंदर कबीर ने उसे हर चीज समझाई। दरवाजा किसी के लिए मत खोलना, फोन हमेशा पास रखना, और अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत मुझे कॉल करना। जोया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या वो सच में अकेली रह पाएगी? उधर शहर के एक बड़े ऑफिस में विक्रांत मल्होत्रा अपने केबिन में बैठा था। उसके सामने टीवी पर खबर चल रही थी। कल रात पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारा। उसने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गुस्सा। कबीर, उसने धीरे से कहा, तुमने खेल शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। उसने फोन उठाया, काम खत्म करो, और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उधर कबीर वापस थाने पहुंच चुका था। राहुल उसका इंतजार कर रहा था। सर, मामला हाथ से निकलता जा रहा है, राहुल ने कहा। कबीर ने सख्त आवाज में जवाब दिया, नहीं, अब हम इसे खत्म करेंगे। लेकिन सर, सामने विक्रांत मल्होत्रा है, राहुल बोला। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कोई भी कानून से बड़ा नहीं होता। शाम होते होते जोया उस नए घर में अकेली थी। चारों तरफ सन्नाटा था। हर छोटी आवाज उसे चौंका रही थी। उसने दरवाजा चेक किया, खिड़कियां बंद की, फिर सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। तभी फोन बजा, कबीर का कॉल। हेलो, उसने तुरंत उठाया। सब ठीक है? कबीर ने पूछा। हाँ, जोया ने कहा, लेकिन अजीब सा लग रहा है। कबीर ने कहा, मैं जल्दी ही आऊंगा, बस थोड़ा काम बाकी है। जोया ने हल्की सी राहत की सांस ली। ठीक है। कॉल कट गया, लेकिन उसी पल दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई। जोया का दिल थक से रह गया। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा, फिर कदम बढ़ाए, और जैसे ही उसने झरोखे से बाहर झांका, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बाहर वही काली गाड़ी खड़ी थी। दरवाजे के झरोखे से बाहर देखते ही जोया का खून जैसे जम गया। वही काली गाड़ी, वही सन्नाटा, और गाड़ी के अंदर बैठा कोई साया जो हिल भी नहीं रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये यहाँ कैसे? उसके होंठ सूख गए। उसने तुरंत पीछे हटकर दरवाजे से दूरी बना ली।
हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग ने एक बात साफ कह दी, दरवाजा नहीं खोलना है। कुछ सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 2। बाहर कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन यही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी। उधर थाने में कबीर फाइलों में डूबा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार फोन पर जा रहा था। पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही है, उसने खुद से कहा। तभी उसका फोन बजा। जोया। उसने तुरंत कॉल उठाया। हाँ जोया। उधर से सिर्फ धीमी कांपती हुई आवाज आई, वो यहाँ है। कबीर एकदम खड़ा हो गया। कौन? वही काली गाड़ी, घर के बाहर। कबीर की आंखों में सख्ती आ गई। दरवाजा मत खोलना, कहीं मत जाना, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। उसने फोन काटा और राहुल की तरफ मुड़ा। टीम तैयार करो। उधर घर में जोया ने पर्दे के पीछे से फिर झांका। इस बार गाड़ी का दरवाजा खुला। एक आदमी धीरे धीरे बाहर उतरा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर सीधा घर की तरफ देखने लगा। जोया का दिल धड़कना भूल गया। वो मुझे ढूंढ रहा है। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अचानक ठक ठक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। जोया ने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना जाए। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज। दरवाजा खोलो, बाहर से आवाज आई। हमें पता है तुम अंदर हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुप रही। उधर कबीर की गाड़ी तेज रफ्तार से सड़कों को चीरती हुई दौड़ रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। उधर घर में दस्तक अब जोर जोर से होने लगी। धड़ धड़ धड़। दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। जोया पीछे हटती गई, जब तक कि वो दीवार से नहीं टकरा गई। उसकी सांसें बेकाबू थीं। तभी उसकी नजर पास रखी मेज पर गई, जहां कबीर ने एक छोटा सा पेपर रखा था। इमरजेंसी नंबर। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया, लेकिन उंगलियां सही से बटन दबा ही नहीं पा रही थी। उसी वक्त गाड़ी की तेज आवाज आई, ब्रेक की चीख, और अगले ही पल पुलिस। एक जोरदार आवाज गूंजी। दरवाजे की धमक अचानक रुक गई। बाहर भगदड़ मच गई। जोया ने हिम्मत करके झरोखे से देखा। कबीर और उसकी टीम पहुंच चुकी थी। दोनों आदमी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही सेकंड में उन्हें पकड़ लिया गया। दरवाजा खुला। कबीर अंदर आया। जोया वहीं जमीन पर बैठी थी, कांपती हुई, आंसुओं से भरी आंखें। कबीर उसके पास आया। तुम ठीक हो? जोया कुछ बोल नहीं पाई, बस उसके हाथ पकड़ लिए। पहली बार उसने खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया। कुछ देर बाद दोनों आदमी गाड़ी में ले जाए जा चुके थे। घर के अंदर फिर सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो सन्नाटा डर का नहीं, तूफान से पहले की शांति का था। कबीर खिड़की के पास खड़ा था। ये लोग बार बार यहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसने कहा। मतलब कोई अंदर की जानकारी दे रहा है। जोया चौंकी। मतलब? कबीर ने उसकी तरफ देखा। मतलब हमारा दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, कहीं और भी हो सकता है। ये सुनकर जोया के मन में एक नया डर पैदा हुआ। क्या आप पर भी? उसने हिचकते हुए पूछा। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब भरोसा भी सोच समझ कर करना होगा। रात गहराने लगी, लेकिन इस बार डर के साथ एक शक भी पैदा हो चुका था। कौन है जो हर कदम की खबर दे रहा है? कौन है जो उन्हें बार बार ढूंढ लेता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में कोई उनका अपना ही दुश्मन बन चुका है? रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस बार नींद किसी की आंखों में नहीं थी। कबीर कमरे में टहल रहा था। उसके हर कदम में बेचैनी साफ झलक रही थी। बार बार वही बात उसके दिमाग में घूम रही थी। हमारी हर मूवमेंट उन्हें कैसे पता चल रही है? जोया सोफे के कोने में बैठी थी। उसने घुटनों को सीने से लगा रखा था और आंखें नीचे झुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे खतरा अब सिर्फ बाहर नहीं, चारों तरफ है। कबीर, उसने धीरे से कहा। कबीर रुक गया। हाँ? अगर सच में कोई अंदर से, उसकी बात अधूरी रह गई। कबीर ने गहरी सांस ली। तो उसे ढूंढना होगा अभी। उसी वक्त कबीर का फोन बजा। राहुल का कॉल। हाँ राहुल, कबीर ने तुरंत उठाया। सर, कुछ अजीब मिला है, उधर से आवाज आई। क्या? कबीर सतर्क हो गया। सर, जिस लोकेशन पर हमने जोया को रखा था, उसकी जानकारी सिर्फ 3 लोगों को थी। कबीर की भौहें से कुड़ गईं। मैं, तुम और कुछ सेकंड की खामोशी। फिर राहुल ने कहा, और हेडक्वार्टर। कमरे में सन्नाटा छा गया। जोया ने डरते हुए कबीर की तरफ देखा। कबीर की आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मतलब? उसने धीमे से कहा। लीक ऊपर से हो रहा है। अगली सुबह कबीर ने एक फैसला लिया। अब सीधा वार करना होगा, उसने कहा। जोया ने घबरा कर पूछा, क्या करने वाले हैं आप? कबीर ने उसकी तरफ देखा। सच सामने लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। थाने में कबीर सीधे उस बूढ़े आदमी के पास गया। वो अब भी हंस रहा था, जैसे उसे कोई डर ही ना हो। बहुत कोशिश कर ली, उसने कहा,
अब मान जाओ, ये लड़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। कबीर उसके सामने झुक गया। तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? वो आदमी मुस्कुराया। डरना चाहिए, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मेरा नंबर आया तो उससे पहले तुम्हारा अंत होगा। उधर हेडक्वार्टर में आईजी अपने केबिन में बैठा था। उसके सामने फाइल खुली थी और उसमें कबीर का नाम लिखा था। बहुत आगे बढ़ गया है, उसने धीरे से कहा। उसने फोन उठाया। इसे रोको किसी भी तरह। शाम कबीर घर लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक नया इरादा। हमें यहाँ से भी निकलना होगा, उसने कहा। जोया चौंक गई। फिर? जब तक असली गुनहगार बाहर है, तुम कहीं भी सुरक्षित नहीं हो, कबीर बोला। तो फिर क्या करेंगे? जोया ने पूछा। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हम उसे बाहर लाएंगे। कैसे? जोया ने घबरा कर पूछा। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें चारा बनना होगा। ये सुनते ही जोया का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, उसकी आवाज कांप गई। कबीर समझ गया, ये आसान नहीं है। वो थोड़ा नरम पड़ा। देखो, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। जोया की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगर कुछ हो गया तो? कबीर ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम तैयार रहेंगे। रात प्लान तैयार हो चुका था। एक नकली खबर फैलाई गई कि जोया को एक नई जगह शिफ्ट किया जा रहा है। असल में वही खबर दुश्मनों तक पहुंचानी थी। अगले दिन एक गाड़ी शहर की सड़कों पर चल रही थी। अंदर जोया बैठी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके साथ 2 लेडी कांस्टेबल थीं और पीछे पीछे कबीर की टीम गुपचुप तरीके से चल रही थी। सब ठीक होगा, जोया खुद से कह रही थी, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर पहुंची। चारों तरफ पेड़, सन्नाटा, और अचानक आगे एक ट्रक आकर रुका। ड्राइवर ने ब्रेक मारा। सर, वायरलेस पर आवाज आई, रास्ता ब्लॉक है। कबीर की भौहें से खुड़ गईं। तैयार रहो, ये वही है। अगले ही पल चारों तरफ से गाड़ियां आकर रुकी। कुछ लोग उतरे, हथियारों के साथ। गाड़ी को घेर लिया गया। जोया का दिल जैसे रुक गया। ये सच में आ गए, उसने फुसफुसाया। उसी पल कबीर की आवाज वायरलेस में गूंजी, सब पोजीशन में आ जाओ, आज खेल खत्म होगा। सन्नाटा, तनाव, और अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। सुनसान सड़क, चारों तरफ खामोशी, और उस खामोशी को चीरती हुई बंदूकों की ठंडी मौजूदगी। जोया जिस गाड़ी में बैठी थी, उसके चारों तरफ अब हथियारबंद लोग खड़े थे। उनकी नजरें सीधी उसी पर टिकी थी, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक निशाना हो। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। कबीर, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे उसकी आवाज भी बाहर ना पहुंच जाए। उधर झाड़ियों के पीछे, पेड़ों की आड़ में, कबीर अपनी टीम के साथ पोजीशन में था। उसकी आंखें हर मूवमेंट पर टिकी थीं। अभी नहीं, उसने अपने साथी को इशारा किया, थोड़ा और करीब आने दो। आगे खड़ा एक आदमी गाड़ी के पास आया। उसने कांच पर हल्की दस्तक दी, दरवाजा खोलो। लेडी कांस्टेबल ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन कबीर का आदेश साफ था, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। उस आदमी की आवाज सख्त हो गई, दरवाजा खोलो। जब अंदर से कोई हरकत नहीं हुई तो उसने गुस्से में बंदूक उठाई और कांच पर तान दी। उसी पल तब कबीर की आवाज गूंजी। अचानक चारों तरफ हलचल मच गई। पुलिस टीम ने चारों ओर से घेराबंदी कर ली। पुलिस, हथियार नीचे रखो। गोलियों की आवाज नहीं, लेकिन भागदौड़ और चीख पुकार शुरू हो गई। कुछ लोग भागने लगे, कुछ ने हथियार गिरा दिए और कुछ ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। कुछ ही मिनटों में हालात काबू में आ गए। जोया अब भी गाड़ी के अंदर बैठी थी। उसका शरीर कांप रहा था। दरवाजा खुला। कबीर सामने था। सब ठीक है, उसने शांत आवाज में कहा। जोया ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसके अंदर जमा हुआ सारा डर बाहर आ गया। वो रो पड़ी। कबीर ने उसे संभाला। खत्म हो गया, तुम सुरक्षित हो। लेकिन कबीर के चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो होना चाहिए था। उसकी नजर उन पकड़े गए लोगों पर थी। मुखिया कहाँ है? उसने खुद से कहा। तभी पीछे से एक गाड़ी की आवाज आई। सबका ध्यान उधर गया। एक काली लग्जरी कार धीरे धीरे वहां आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी उतरा। साफ सुथरा सूट, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में वही ठंडापन। विक्रांत मल्होत्रा। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। तो आखिर तुम सामने आ ही गए, उसने कहा। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया। तुमने बुलाया, मैं आ गया। ये सब खत्म हो चुका है।
कबीर ने सख्ती से कहा, तुम गिरफ्तार हो। विक्रांत हंसा, इतनी जल्दी फैसला सुना दिया? उसने अपनी जेब से फोन निकाला, एक कॉल लगाया और स्पीकर ऑन कर दिया। उधर से आवाज आई, कबीर तुरंत वहां से हट जाओ। ये आईजी की आवाज थी। कबीर के चेहरे का रंग बदल गया। सर, ये अपराधी है, उसने कहा। मैं जानता हूं कौन क्या है, उधर से जवाब आया, लेकिन ये मामला तुम्हारे हाथ में नहीं है। कॉल कट गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कबीर के हाथ धीरे धीरे ढीले पड़ गए। विक्रांत उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखा, यही है असली ताकत। जोया ने डरते हुए ये सब देखा। उसके अंदर फिर से वही डर जाग उठा। क्या ये फिर बच जाएगा? कबीर की आंखों में गुस्सा उभर आया। उसने विक्रांत के पास जाकर धीरे से कहा, तुम चाहे जितना ऊपर तक पहुंच जाओ, एक दिन गिरोगे जरूर। विक्रांत मुस्कुराया, उस दिन का इंतजार रहेगा। कुछ देर बाद सारे लोग वापस लौटने लगे। कानून के हाथ बन चुके थे, लेकिन कबीर का इरादा नहीं। गाड़ी में बैठी जोया चुप थी, उसकी आंखें खाली थीं। तो अब क्या होगा? उसने धीरे से पूछा। कबीर ने सड़क पर नजर रखते हुए कहा, अब असली लड़ाई शुरू होगी। रात फिर से उतर आई थी, लेकिन इस बार ये सिर्फ अंधेरा नहीं था, ये तूफान से पहले की शांति थी। और कहीं दूर विक्रांत अपने ऑफिस में बैठा था। उसने खिड़की से बाहर देखा और धीमे से कहा, अब खेल मजेदार होगा। रात के 12:30 बजे शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। कबीर की गाड़ी तेज रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अंदर सन्नाटा था। जोया खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने बस वही एक सीन बार बार आ रहा था, विक्रांत का मुस्कुराना और कानून का बेबस हो जाना। तो सच में कोई उसे छू भी नहीं सकता, उसने धीरे से कहा। कबीर ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। हर ताकत की एक कमजोरी होती है। और अगर ना हो तो? जोया ने पूछा। कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तो उसे बनाना पड़ता है। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। पुरानी इमारत, टूटी दीवारें और चारों तरफ सन्नाटा। यहाँ क्यों आए हैं? जोया ने घबराकर पूछा। कबीर गाड़ी से उतरा, क्योंकि यहाँ वो सच छुपा है जो उसे गिरा सकता है। अंदर धूल से भरा एक पुराना कमरा। कबीर ने टॉर्च ऑन की। दीवार के पास एक पुराना लॉकर था। जोया हैरान थी, ये क्या है? कबीर ने धीमे से कहा, विक्रांत के पुराने पार्टनर का ठिकाना, जिसने मरने से पहले मुझे ये लोकेशन दी थी। मतलब इसमें सबूत हो सकते हैं? जोया की आंखों में उम्मीद जगी। कबीर ने लॉकर खोलने की कोशिश की। कुछ सेकंड और फिर क्लिक, लॉकर खुल गया। अंदर कुछ फाइलें, एक पेन ड्राइव और कुछ तस्वीरें थीं। कबीर ने तेजी से सब उठाया। अगर ये सही निकला, उसने कहा, तो खेल बदल जाएगा। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, खेल तो अभी शुरू हुआ है। दोनों एकदम पलटे। दरवाजे पर 3 आदमी खड़े थे, हथियारों के साथ। जोया का दिल जोर से धड़कने लगा। फाइलें नीचे रख दो, उनमें से एक ने कहा। कबीर ने फाइलें कसकर पकड़ ली। पहले भी कोशिश कर चुके हो, इस बार नहीं। अचानक एक आदमी ने आगे बढ़कर कबीर पर झपट्टा मारा। हाथापाई शुरू हो गई। जोया घबराकर पीछे हट गई। कमरे में अफरा तफरी मच गई। कबीर ने एक को धक्का दिया, दूसरे का हाथ मोड़ा, लेकिन तीसरा पीछे से आ गया। उसने कबीर को पकड़ लिया। फाइलें उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गईं। नहीं, जोया चिल्लाई। उसी पल एक और आवाज गूंजी, हथियार नीचे रखो। दरवाजे पर राहुल और पुलिस टीम खड़ी थी। तीनों हमलावर घिर चुके थे। कुछ ही सेकंड में उन्हें काबू में कर लिया गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कबीर ने फाइलें उठाईं। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में एक चमक थी। अब ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उधर विक्रांत अपने ऑफिस में बैठा था। फोन बजा। उसने कॉल उठाया। सर, वो फाइलें पुलिस के हाथ लग गई हैं। कुछ पल की खामोशी, फिर विक्रांत हल्का सा हंसा। कोई बात नहीं, अब प्लान बी शुरू करो। उधर कबीर और जोया वापस गाड़ी में थे। इन फाइलों में क्या है? जोया ने पूछा। कबीर ने एक फोटो निकाली, जोया के सामने रखी। उसने जैसे ही फोटो देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो? उसकी आवाज कांप गई। कबीर ने गंभीर लहजे में कहा, हाँ, यही सच्चाई है। फोटो में एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर जोया की दुनिया हिल गई। ये कैसे हो सकता है? उसने फुसफुसाया। कबीर ने गहरी सांस ली। अब समझ में आया क्यों हर बार वो हमसे एक कदम आगे रहता है। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब वो ही? कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, अब असली दुश्मन सामने है। गाड़ी अंधेरे में आगे बढ़ती रही, लेकिन अब कहानी का अंधेरा और गहरा हो चुका था, क्योंकि दुश्मन अब कोई अजनबी नहीं, बल्कि कोई अपना था। गाड़ी अंधेरे में दौड़ रही थी, लेकिन इस बार खामोशी पहले जैसी नहीं थी। जोया के हाथ में वो तस्वीर थी,
और उसकी आंखें उस पर जमी हुई थीं। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ टूट रही थी। तस्वीर में जो शख्स था वो कोई और नहीं, राहुल था। जोया ने कांपते हुए कबीर की तरफ देखा। आपका सबसे भरोसेमंद इंसान? कबीर का चेहरा सख्त था, लेकिन अंदर से वो भी टूट चुका था। अब समझ आया, उसने धीमे से कहा। हर बार हमारी जानकारी बाहर कैसे जा रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। कबीर ने तुरंत राहुल को फोन किया। कहाँ हो तुम? सर, थाने में ही हूँ। राहुल की आवाज़ सामान्य थी। अच्छा, वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ, कबीर ने कहा और कॉल काट दिया। जोया ने घबराकर पूछा, आप सीधे सामना करेंगे? कबीर ने उसकी तरफ देखा। अब खेल खत्म करना है। थाने में रात गहरी हो चुकी थी। कबीर अंदर दाखिल हुआ। राहुल सामने ही खड़ा था। सर, आप ठीक तो हैं? उसने पूछा। कबीर कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, क्यों किया ये सब? राहुल के चेहरे का रंग बदल गया। सर, आप क्या कह रहे हैं? उसने अनजान बनने की कोशिश की। कबीर ने जेब से वो तस्वीर निकाली और उसके सामने रख दी। राहुल की आंखें एक पल के लिए झपकी। बस वही पल काफी था। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर राहुल हल्का सा मुस्कुराया। तो आखिर पता चल ही गया। जोया का दिल बैठ गया। क्यों? कबीर की आवाज भारी थी। राहुल ने गहरी सांस ली। क्योंकि इस सिस्टम में ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता सर। मैं सालों से देख रहा था, आप जैसे लोग मेहनत करते हैं और ऊपर वाले सब ले जाते हैं। विक्रांत ने मुझे वो दिया जो सिस्टम कभी नहीं दे सकता था। कबीर की आंखों में गुस्सा था। तो तुमने निर्दोष लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी? राहुल चिल्लाया। इस दुनिया में कोई निर्दोष नहीं होता। उसी पल कबीर ने उसे जोर से पकड़ लिया। तुमने मेरी टीम को धोखा दिया, राहुल ने धीरे से कहा, और आपने सिस्टम को। अचानक राहुल ने झटके से खुद को छुड़ाया और पीछे हट गया। उसने अपनी जेब से बंदूक निकाल ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। बस यहीं तक था, राहुल बोला। अब मैं जा रहा हूँ। राहुल, कबीर ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। ये रास्ता कहीं नहीं जाता। राहुल हंसा। जाता है, बहुत ऊपर तक। उसी पल दरवाजा खुला। पुलिस टीम अंदर आ गई। राहुल चारों तरफ घिर चुका था। कुछ सेकंड और फिर उसने बंदूक नीचे गिरा दी। खत्म, उसने खुद से कहा। कुछ दिन बाद कोर्ट में केस चला। राहुल, विक्रांत और पूरा नेटवर्क बेनकाब हो चुका था। मीडिया में खबरें छा गईं। विक्रांत की ताकत भी आखिरकार कानून के सामने झुक गई। कुछ हफ्ते बाद सुबह का समय था। जोया एक शांत जगह पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, एक सुकून था। कबीर उसके पास आया। अब तुम सुरक्षित हो, जोया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आपकी वजह से। कुछ पल की खामोशी, फिर जोया बोली, अब आगे क्या? कबीर ने आसमान की तरफ देखा। अब एक नई शुरुआत। जोया ने पहली बार खुलकर सांस ली। उसकी जिंदगी ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन अब वो खत्म नहीं बल्कि शुरू हो रही थी। जोया, कबीर दोनों एक साथ रहने लगे। दोनों में प्यार हुआ। तो दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।